हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिर लटोरिया और आज आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट में लेके आया हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीवी सब इंजीनियर ने अपना कैलेंडर जो व्यापम है आपका, उसने अपना कैलेंडर अपडेट किया है और जो आपकी एग्जाम है, मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, लास्ट ईयर भी आपकी कंडक्ट नहीं हुई थी, पीवी सब इंजीनियर, इसका कैलेंडर अपडेट हुआ है जिसकी आपकी एग्जाम डेट जो आई है डेट इज अगस्त में आपका 22-23 के बीच में आपका ये एग्जाम हो सकता है। तो नेविगेट इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अभी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट की है। क्या की है? आपकी लाइव क्लास स्टार्ट की है। आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और आपको आपका स्टेट मध्य प्रदेश आपको सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड टेक्निकल के नाम से आपको एक ऑप्शंस दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और नेविगेट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है, जहां से आप पीबी सब इंजीनियर के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आज के लेक्चर में हम हाइड्रोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ एवेपोरेशन। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ एवेपोरेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन पढ़ा था, जहां पे हमने एवेपोरेशन को पढ़ा था कि एवेपोरेशन आपका क्या कहलाता है। क्लियर? और वहां पे हमने फिजिकल फैक्टर्स पढ़े थे जो एवेपोरेशन रेट को क्या कर रहे थे? इफेक्ट कर रहे थे। क्लियर? तो लॉकडाउन की वजह से आपके हाइड्रोलॉजी के जो लेक्चर्स थे वो डिसकंटिन्यू हो गए थे, आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे थे। कुछ टाइम में हमने कॉपी और पेन पे आपको समझाने की कोशिश की बट वो क्वालिटी उसमें नहीं आ रही थी, तो हम अभी उन्हीं लेक्चर्स को रिपीट कर रहे हैं जो हमने कॉपी पर पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एवेपोरेशन। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हमने समझ लिया मेजरमेंट ऑफ एवेपोरेशन। तो यहाँ पे पहले आपको ये समझना है कि एवेपोरेशन के मेजरमेंट की जरूरत या नीड, रिक्वायरमेंट आपको क्यों पड़ी। क्लियर? तो मेजरमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब क्या? जैसे कि आपने कोई रिजर्वायर बनाया, क्लियर? रिजर्वायर या फिर कोई इरिगेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो जब इसको हम प्लानिंग करते हैं किसी रिजर्वायर की या किसी इरिगेशन सिस्टम की और फिर उसके जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी हम बात करते हैं, तब मुझे एवेपोरेशन के मेजरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंस फॉर हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ रिजर्वायर एंड इरिगेशन सिस्टम। क्लियर? तो प्लानिंग और ऑपरेशंस के लिए मुझे इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है आपके एग्जाम्स में, जैसे हम व्यापम सब इंजीनियर की बात करें, एसएससी की बात करें, तो यहाँ पे पूछा जाता है आप कैसे मेजरमेंट करोगे। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ मेथड्स आपके पास हैं, उस मेथड्स को यूज करके आप एवेपोरेशन को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। क्लियर? तो फॉलोइंग मेथड आर यूज। आप कौन कौन सी मेथड यूज करोगे? पहली मेथड आपकी यहाँ पे आती है पेन मेजरमेंट मेथड। क्लियर? यहां पे आप एक स्टैंडर्ड पेन को यूज करते हो और उस पेन मेजरमेंट के हेल्प से एक्चुअल वाटर बॉडी का आप क्या करते हो? एवेपोरेशन को कैलकुलेट करते हो। क्लियर? इसी पेन मेजरमेंट मेथड को आप क्या बोलते हो? एवेपोरीमीटर बोलते हो। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि पेन मेजरमेंट मेथड जो आपकी होती है, यही मेथड आपकी क्या कहलाती है? एवेपोरीमीटर कहलाती है। क्लियर? सेकंड यहां पे आपका होता है बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? हम एम्पेरिकल फॉर्मूले को यूज करके भी क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं आपके एवेपोरेशन को। क्लियर? अब एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो एम्पेरिकल फॉर्मूले आप यूज करते हो। फर्स्ट इज मेयर्स फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज रॉबर्ट्स फॉर्मूला। क्लियर? तो जो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूले होंगे, तो मैंने क्या बोला? आपका पहला जो फॉर्मूला यूज होगा वो मेयर्स फॉर्मूला होगा, सेकंड आपका क्या होगा? रॉबर्ट्स फॉर्मूला होगा। क्लियर? तो ये आपकी एम्पेरिकल मेथड हो गई है। क्लियर? ये पहले भी मैं बता चुका हूं। एम्पेरिकल मेथड मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
क्लियर। जो फॉर्मूले होंगे अगर मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूं तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, कभी भी ये इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट और थर्ड आपके पास जो मेथड होगी डेट इज एनालिटिकल मेथड। क्लियर। तो आप एनालिटिकल मेथड के बेसिस पर भी क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो एवेपोरेशन को। तो एनालिटिकल मेथड में आप सबसे पहले यूज करते हो डेट इज वाटर बजट इक्वेशन। क्लियर। तो एनालिटिकल मेथड में क्या यूज करना है, वाटर बजट इक्वेशन यूज करना है, और वाटर बजट इक्वेशन को आप स्टोरेज इक्वेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, स्टोरेज इक्वेशन। और वाटर बजट इक्वेशन हमने जब हाइड्रोलॉजी पढ़ा था स्टार्टिंग में तब मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर। चेंज इन स्टोरेज को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसकी यूज किया था, इस वाटर बजट इक्वेशन को यूज किया था। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी बजट मेथड। एनर्जी बजट मेथड यहाँ पे जो है वो एनर्जी इक्वेशन पर बेस्ड है। क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है थर्ड एनालिटिकल मेथड में क्या आएगा, मास ट्रांसफर मेथड, और ये मास ट्रांसफर पर बेस्ड है। क्लियर। तो ये आपके पास तीन मेथड हैं जिसके बेसिस पर आपको क्या करना है, एवेपोरेशन को मेजर करना है। तो हम एक एक करके इन मेथड्स को समझते हैं, क्या फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, कि उन फॉर्मूलों का यूज करके आप एवेपोरेशन को कैलकुलेट करोगे। तो देखते हैं। तो हम पहली मेथड यहाँ पे समझने वाले हैं पेन मेजरमेंट मेथड। क्लियर। तो पेन मेजरमेंट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का पेन लेना है। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन पेन आर टेकन। क्लियर। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का यहाँ पे पेन ले लिया। क्लियर। इस स्टैंडर्ड डायमेंशन के पेन को आपको क्या करना है, वाटर से फिल करना है किसी सर्टेन रेंज ऑफ लेवल तक। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, यहाँ पे x सेंटीमीटर डेप्थ पर इसको क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। क्लियर। ये आपका क्या है, यहाँ पे वाटर लेवल। क्लियर। ये यहाँ पे क्लियर, इसको भर दिया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एवेपोरेट करना है आपको इसको। क्लियर। तो अब एवेपोरेट हो रहा है। क्लियर। कितने में करना है, 24 आवर्स की हम बात करें। क्लियर। एक दिन के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो एक दिन बाद जब आप इसको देखोगे तो आपका जो वाटर लेवल है कुछ 22 सेंटीमीटर हाइट पर आपको क्या दिख रहा है, वाटर लेवल दिख रहा है। क्लियर। तो अब आप रेट ऑफ एवेपोरेशन पर यूनिट टाइम, क्लियर, हमने 24 आवर्स की बात की, पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे आपको इस पेन का एरिया भी क्या है, गिवन है, तो पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखो, तो एवेपोरेशन रेट, और जो ये एवेपोरेशन रेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, पेन का कर रहे हैं। क्लियर। पेन एवेपोरेशन रेट आपका क्या आ जाएगा, x माइनस बाई पर 24 आवर्स इन सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपका पेन एवेपोरेशन रेट आ गया। क्लियर। तो ये तो आपने जो एवेपोरेशन रेट निकाला ये तो पेन का निकाला है, बट हम जो एवेपोरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक वाटर बॉडी, लाइक रिजर्वायर हुआ आपका, लेक हुआ आपका। क्लियर। तो हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पेन एवेपोरेशन रेट में क्या करेंगे, एक पेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वाटर बॉडी का एवेपोरेशन रेट मिल जाएगा। क्लियर। तो फॉर लेक एवेपोरेशन, हम लेक की अगर बात करें तो लेक एवेपोरेशन इक्वल्स टू Cp, और Cp यहां पे क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ पेन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पेन एवेपोरेशन रेट से। क्लियर। तो ये आपको लैक एवेपोरेशन मिल गया है, मतलब एक लैक जो आपकी वाटर बॉडी है उसका आपको एवेपोरेशन मिल गया। क्लियर। तो लैक के लिए जो Cp आपका होता है, जनरली Cp की आपको जो वैल्यू लेना है वो हमेशा आपकी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। क्लियर है,
क्या लेना आपको, लेस देन 1 लेना है। तो जनरली जो आपका सीपी यहाँ पे होगा उसको कितना लेना है आपको, 0.8। ये आपकी सीपी कोफिशिएंट ऑफ पेन की वैल्यू रहेगी 0.8, और मैंने क्या बोला, ये हमेशा लेस देन होती है 1। क्यों, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेन की अलग होंगी और लेग की क्या होंगी, अलग होगी। तो जिस रीजंस की वजह से हम इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो लेस देन 1 लेते हैं। तो ये आपका क्या था, पेन मेजरमेंट मेथड थी, और इसी को हमने क्या बोला था, एवेपोरीमीटर। क्लियर, यही क्या था आपका, एवेपोरीमीटर था। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले को हम समझते हैं कि क्या कहलाते हैं, आपके कौन कौन से एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे यूज होंगे। तो नेक्स्ट हमारा पहला एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एवेपोरेशन में, दैट इज मेयर्स फॉर्मूला। क्लियर, तो यहाँ पर हम मेयर्स फॉर्मूला का यूज करके क्या करने वाले हैं, एवेपोरेशन को कैलकुलेट करने वाले। तो मेयर्स फॉर्मूला होता क्या है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, E = Km इंटू ES माइनस EA इंटू 1 प्लस V9/16। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है, मेयर्स फॉर्मूला है। क्लियर, अब देखते हैं यहाँ पे E क्या है आपका, एवेपोरेशन रेट है किसी वाटर बॉडी का जिसको आप mm पर डे में कैलकुलेट करोगे। किसमें, mm पर डे में आपको इसकी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ES और EA की हम बात करें तो जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था क्या, एवेपोरेशन, तो स्टार्टिंग में हमने एक डाल्टन लॉ पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको ES और EA को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो जिन नए दोस्तों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके हाइड्रोलॉजी का एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन का लेक्चर देखें, वहां पे ES और EA बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर, ES हमने वहां पे क्या पढ़ा था, डेट इज सैचुरेशन वेपर प्रेशर, जिसकी वैल्यू आपको क्या लेना है, mm में आपको लेना है। EA आपका क्या होता था, एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू आपको किसमें लेना है, mm में लेना है। अब बात करें हम यहाँ पे V9 की, तो V9 यहाँ पे जो होता है डेट इज मंथली मीन विंड वेलोसिटी होती है, जिसको आपको किसमें कंसीडर करना है, किलोमीटर पर आवर में लेना। क्लियर, इंपोर्टेंट यहां पे ये है कि ये जो सफिक्स में 9 लिखा हुआ है ये क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, डेट इज द ग्राउंड लेवल, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो आप जो मीन विंड वेलोसिटी की वैल्यू लेने वाले हो वो ग्राउंड लेवल से 9 मीटर अबव आपको वैल्यू लेना है। इस V9 का मतलब क्या हो गया आपका, ग्राउंड लेवल से 9 मीटर अबव आपको विंड वेलोसिटी की वैल्यू लेना है। तो ये जो फॉर्मूला आपका था ये कौन है, मेयर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और टर्म बची हुई है, डेट इज Km। तो Km यहाँ पे कॉफिशिएंट है, क्या है, Km कॉफिशिएंट है जो यूज किया गया है वाटर बॉडी के साइज पर, शेप पर। क्लियर, अब अगर मैं बोलूं कि आपकी जो वाटर बॉडी है वो लार्ज और डीप है, क्या है, लार्ज और डीप है, देन Km की जो वैल्यू होगी वो कितनी लेना आपको, 0.36 लेना। अगर आपकी वाटर बॉडी स्मॉल एंड सैलो है देन आपको जो वैल्यू लेना है Km की वो कितनी लेना है, 0.50 लेना है। क्लियर है, तो ये हमने अभी जो पढ़ा डेट इज मेयर्स फॉर्मूला। सेकेंड एम्पेरिकल फॉर्मूला जो यहाँ पे आपका यूज होने वाला है डेट इज रोवर्स फॉर्मूला। क्लियर, ये रोवर्स फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होगा। तो रोवर्स फॉर्मूला देख लेते क्या है आपका, E = 0.771 इंटू ब्रैकेट आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ डेट इज 1.465 माइनस 0.000732 PA, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 0.44 प्लस 0.0733 V सफिक्स 0.6 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ES माइनस EA। तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल E है, जो ES है और जो EA है, ये प्रीवियस जैसे ही है। E क्या है, प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, एवेपोरेशन पढ़ा था किसी वाटर बॉडी का mm पर डे में। क्लियर, तो ये आपका mm पर डे में वही रहेगा। ES आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर है, ये आपको mm में लेना है, और ये भी आपको किस में लेना है, mm में आपको लेना है। यहाँ पे जो नई टर्म आई है डेट इज द
PA और V सफिक्स 06। तो अगर हम PA की बात करें तो यह मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होता है, क्लियर। और V 0.6, तो V तो है आपका मीन विंड वेलोसिटी के लिए, डेट इज किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे सफिक्स 0.6 है, मतलब ग्राउंड लेवल से अब आपको 0.6 मीटर अबव विंड वेलोसिटी को कंसीडर करना है, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आप V9 और V 0.6 को कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लियर। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, तो मैं बात करूंगा VZ। VZ आपका क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी हाइट Z, क्लियर। विंड वेलोसिटी एट एनी हाइट Z इक्वल्स टू क्या होगा, C इंटू Z की पावर 1/7। अगर मैं 1/7 को आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं CZ की पावर 0.143, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, VZ आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको V1 की वैल्यू दी गई है और आपको V9 निकालना है। क्या दिया गया है, V1 की वैल्यू दी गई है, V9 निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे देखते हैं VZ1 अपॉन VZ2 इक्वल्स टू Z1 बाई Z2 की पावर 0.143 यहाँ पे आपका आ जाएगा। मीन्स V1 आपको यहाँ पे क्या है, V1 आपको दिया गया है, मतलब 1 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल आपको दी गई है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, V9 डिवाइड बाई V1। इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, V9 डिवाइड बाई V1 इक्वल्स टू Z1 आपका, V9 मतलब क्या है 9 मीटर अबव, और VZ2 मतलब क्या है 1, मतलब 1 मीटर अबव, और इसकी होल पावर जो आएगा 0.143, क्लियर। तो ये आप यहाँ पे V9 की वैल्यू निकाल लोगे अगर आपको न्यूमेरिकल में V1 की वैल्यू दी गई है। इसी बेसिस पर आप V0.6 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके दो जो थे एम्पेरिकल फॉर्मूला हैं जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, एवेपोरेशन को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एनालिटिकल मेथड। तो अब एनालिटिकल मेथड को हम समझते हैं कि एनालिटिकल मेथड में वाटर बजट इक्वेशन को आपको कैसे अप्लाई करना है, क्लियर। नेक्स्ट हमने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पढ़ी थी और मास ट्रांसफर इक्वेशंस की बात की थी, तो इनको कैसे यूज करना है वो अब हम समझते हैं। तो एनालिटिकल में सबसे पहले हमने क्या देखा है अभी, वाटर बजट इक्वेशन, क्लियर। तो वाटर बजट इक्वेशन को आप स्टोरेज इक्वेशन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, स्टोरेज इक्वेशन। अब जो स्टोरेज इक्वेशन आपकी होती है, वाटर बजट इक्वेशन जो आपकी होती है, यह किस पर बेस्ड है, आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड है। और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है आपके व्यापम सब इंजीनियर में कि जो वाटर बजट इक्वेशन है वो किस पर बेस्ड है, आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड है। और इस वाटर बजट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था पहले, कि जो आपका टोटल इनफ्लो होता है, अगर मैं इसमें क्या माइनस करूं, टोटल आउटफ्लो को माइनस करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन स्टोरेज, कि स्टोरेज में कितना चेंज आया है, क्लियर। तो वाटर बजट इक्वेशन के बेसिस पर आप यहाँ पे एवेपोरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे होती है एनर्जी बजट इक्वेशन, क्लियर, या एनर्जी बैलेंस मेथड। तो यह जो बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर। किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हो ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लियर। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर टोटल इनकमिंग एनर्जी जो हमारी होती है वो क्या होती है, इक्वल्स टू आउटगोइंग एनर्जी कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड प्लस एनर्जी यूज्ड इन एवेपोरेशन, क्लियर, दैट इज द टोटल इनकमिंग एनर्जी, क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो मेथड है दैट इज मास ट्रांसफर मेथड। तो मास ट्रांसफर मेथड किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर। तो आपकी जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी जो है, जैसे व्यापम सब इंजीनियर, एसएससी जूनियर इंजीनियर, तो और आपकी जो जयपुर में अभी होने वाली है आपकी, क्लियर, जूनियर इंजीनियर की एग्जाम, तो
तो इन एग्जाम्स में सब यही पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि ये वाली मेथड किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कैसे वर्क करती है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर, ज्यादा डिटेल्ड में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। आप अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू एवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडी। किसी वाटर बॉडी से जो एवेपोरेशन के द्वारा आपका वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेट इज VE इक्वल्स टू AEPM इंटू CP। तो ये यहाँ पे क्या है कि जिस वाटर बॉडी की मैं बात कर रहा हूं उसका एवरेज सरफेस एरिया R यहाँ पे जो है मैंने रिजर्वायर के लिए यहाँ पे डिनोट किया है। क्लियर, तो एवरेज रिजर्वायर सरफेस एरिया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कर रहा है, E सफिक्स PM जो लिखा हुआ है डेट इज पेन एवेपोरेशन। क्लियर, जो हमने पेन मेजरमेंट किया था तो वो पेन एवेपोरेशन रेट है। CP यहाँ पे जो आपका है डेट इज द कोफिशिएंट ऑफ पेन। क्लियर, एक इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ पेन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे जो एवेपोरेशन के द्वारा क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमने एवेपोरेशन का मेजरमेंट पढ़ लिया है। क्लियर, पिछली क्लास में हमने इफेक्ट्स, फिजिकल फैक्टर्स पढ़े थे जो एवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहे थे। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि एवेपोरेशन रेट को मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ। क्लियर, तो रिडक्शंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे एवेपोरेशन रेट को या एवेपोरेशन लॉसेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्या, रिडक्शन ऑफ एवेपोरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिडक्शन ऑफ एवेपोरेशन में आपको एवेपोरेशन लॉसेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ फिजिकल फैक्टर्स पढ़े थे जो एवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहे थे। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर वाटर बॉडी का सरफेस एरिया क्या है, कम है, एज कंपेयर टू, अगर हम किससे करें, रिवर और एक वेल को कंपेयर करें तो एक कुआं और नदी में हम बात करें तो नदी जो है ज्यादा एवेपोरेट करेगी और जो कुआं है वो कम क्या करेगा, वाटर को एवेपोरेट करेगा। क्लियर, तो हम सबसे पहला यहाँ पे कैसे एवेपोरेशन लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया। क्लियर, हम यहाँ पे डीपर वाटर बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, जिसका सरफेस एरिया क्या हो, कम हो। तो अगर मैं सरफेस एरिया को कम कर दूंगा तो आपका जो एवेपोरेशन लॉसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम वाटर बॉडी या वाटर जो आपकी वाटर बॉडी है उसकी जो टॉप सरफेस आपकी होगी उसको किससे कवर कर दें, मैकेनिकल कवर हम प्रोवाइड कर दें उस सरफेस के ऊपर, तब भी आप एवेपोरेशन को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर, आपने देखा होगा पुराने जो घर होते हैं उस पे वो लोहे आयरन का एक कवर बनवा के उस कुएं के ऊपर ऐसा ढक देते हैं। क्लियर, तो आप मैकेनिकल कवर भी वाटर बॉडी पर प्रोवाइड करा सकते हो कि ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे समुद्र पर हम मैकेनिकल कवर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल कवर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हम ऐसे केमिकल्स का यूज करें जो कैसे हो, नॉन पॉइजनस हो। क्लियर, जहरीले ना हो। तो हम जब केमिकल को प्रोवाइड कराएंगे तो केमिकल्स क्या करेगा, वाटर सरफेस जो आपकी वाटर टॉप सरफेस है वाटर की उस पर क्या करेगा, एक फिल्म को क्रिएट करेगा। क्लियर, जो आपकी सनलाइट आएगी वो आपकी डायरेक्टली वाटर को क्या पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो वाटर वहां पे आपका एवेपोरेट नहीं होगा। क्लियर, तो हम कुछ नॉन पॉइजनस केमिकल्स को भी यहाँ पे यूज करते हैं एवेपोरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर, लाइक एसिटाइल अल्कोहल एंड एस्टरले अल्कोहल, ये आपके दो केमिकल हैं और ये दो आपके बहुत इंपोर्टेंट केमिकल्स के नाम हैं जो आपके पीवी सब इंजीनियर और एसएससी जेई में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर, कि आप कौन से नॉन पॉइजनस केमिकल का यूज करते हो। क्लियर, अब इन केमिकल्स को यूज करने का एक बेनिफिट ये है। क्लियर, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यह केमिकल वाटर की टॉप सरफेस पर एक फिल्म को क्रिएट करते हैं, क्लियर, क्या करते हैं, एक फिल्म को क्रिएट करते हैं, तो क्या वाटर की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट होगी।
तो याद रखना आपको कि वाटर की क्वालिटी आपकी जो होती है किसके द्वारा मैनेज की जाती है, आपकी एक तो ऑक्सीजन है और एक आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो केमिकल्स की फिल्म यहाँ पे क्रिएट होती है यह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होती है, परवियस होती है। क्या होती है आपकी, परवियस होती है। क्लियर। तो यहाँ पे वाटर की क्वालिटी आपकी खराब नहीं होगी। सेकेंड चीज, आपकी इन केमिकल्स को यूज करने पर जो फिल्म क्रिएट हुई है उसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब बहुत जोर से बारिश हो गई या कोई चिड़िया वगैरह आई हो वाटर की टॉप सरफेस पर, उसका पंजा वगैरह लगा तो वो क्या हो गई, आपकी फिल्म डैमेज हो गई, तो वो बहुत जल्दी से अपने आप से क्या कर लेती है, रिपेयर कर लेती है। क्लियर। तो उसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है। क्लियर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक। क्लियर। ये जो फिल्म की हम बात कर रहे हैं ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और नॉन टॉक्सिक है। तो ये बेनिफिट्स हैं इन केमिकल्स को यूज करने के। एक और हमने फैक्टर पढ़ा था। क्लियर। वो भी आपको याद रखना है कि अगर मैं वाटर में किसको इंक्रीज कर दूं, सलाइनिटी को इंक्रीज कर दूं। किसको इंक्रीज कर दूं, सलाइनिटी को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो आपका जो एवेपोरेशन लॉसेस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखना आप यहाँ पे सलाइनिटी को भी इंक्रीज करके इस एवेपोरेशन लॉसेस को रोक सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमने मेयर्स और रोबर्ट्स फॉर्मूला या फिर पेन एवेपोरेशंस जो हमने अभी मेजरमेंट किया है पेन एवेपोरेशन, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसपायरेशन लॉसेस। यहाँ पे आपका जो एवेपोरेशन फैक्टर था, एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन था, वो हमने समझ लिया है। अब हमको क्या समझना है, ट्रांसपायरेशन। के लिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपायरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।